नमस्कार। G20 से संबंधित इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। इस हफ्ते भी G20 से संबंधित विभिन्न कार्य समूहों की बैठकें हुई। इस हफ्ते जहां जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान निकालने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए G20 पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में संपन्न हुई, वहीं गुजरात में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई। इस बैठक में 5 अहम क्षेत्रों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। साथ ही साथ अहमदाबाद में अर्बन 20 बैठक में शहरी क्षेत्रों में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए 6 प्राथमिकताओं पर फोकस किया गया। तो वहीं गुवाहाटी में युवा यानी U20 समूह की पहली बैठक संपन्न हुई। बेंगलुरु में संपन्न हुई G20 पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की बैठक में भूमि क्षरण, जैव विविधता हानि, समुद्री प्रदूषण, संसाधनों की अत्यधिक खपत और अपशिष्ट अवशोषण की कमी, समुद्री संसाधनों के समान वितरण की आवश्यकता, एक महासागर वैश्विक महासागर की अवधारणा जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं गुजरात में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म टूरिस्ट पुलिस, युवाओं को कुशल बनाने के लिए लघु अवधि के आतिथ्य पाठ्यक्रम, कौशल परीक्षण और प्रमाणन, पूर्व शिक्षण की मान्यता, ऑनलाइन डिजिटल पाठ्यक्रमों सहित कई पहलुओं पर विस्तार से बातें हुई। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम खासकर पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की जो बैठक हुई उससे संबंधित विषयों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। बेंगलुरु में 3 दिनों तक चली G20 पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की बैठक शनिवार को सतत और जलवायु अनुकूल ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ समाप्त हुई। बैठक में समुद्री कूड़े से निपटने और वैश्विक कार्रवाई पर G20 प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श किया। समुद्री कचरे की बढ़ती समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भारत ने 21 मई 2023 को G20 की तीसरी पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की बैठक के दौरान एक मेगा बीच क्लीनअप अभियान की घोषणा की है। बैठक में समुद्री संसाधनों के समान वितरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव M रविचंद्रन ने कहा कि हमें एक महासागर वैश्विक महासागर की अवधारणा की आवश्यकता है। We need to exchange our policy. What are the mechanisms to have a sustainability and environmentally friendly manner to harness the ocean? So that because ocean is a one ocean, like one planet. So anywhere it is impacted, it will be other places it will be impacted. So that's why we need to have a collective effort to clean up the ocean as well as to keep the health of the ocean very strong for not only for us, for the future generation. कार्य समूह की बैठक में भूमि क्षरण को रोकने, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में तेजी लाने और जैव विविधता को समृद्ध करने पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के साथ ही समावेशी और निर्णायक दृष्टिकोण के साथ वैश्विक बातचीत को सही दिशा में आगे बढ़ाने का भी संकल्प व्यक्त किया गया। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की G20 एम्पावर ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक शनिवार से आगरा में शुरू हुई। बैठक का विषय सभी क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना, डिजिटल स्किलिंग और फ्यूचर स्किल्स की भूमिका है। महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल हुई। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के मध्य में हिंदुस्तान की महिला की भूमिका और प्रधानमंत्री मोदी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जो एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण दिया है, उस पर कई चर्चाएं और डिस्कशंस के साथ साथ साइड कॉन्वर्सेशंस और इवेंट्स भी हुई। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। तमाम कार्य समूहों की बैठक में अहम मसलों पर चर्चा हो रही है। बेंगलुरु से निशांत सौरभ और आगरा से उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बेंगलुरु में पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की बैठक में जैव विविधता को बढ़ाने और लाइफ मिशन पर व्यापक चर्चा हुई। तो वहीं अहमदाबाद में अर्बन 20 बैठक में शहरी क्षेत्रों में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए 6 प्राथमिकताओं पर फोकस किया गया।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बेंगलुरु में आयोजित भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने दुनिया को ये दिखाया है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। In the last 8 years, the Modi government has taken many transformative steps in advocating climate justice. Prime Minister Modi's bold announcement of the Panchamrit Action Plan at the COP26 in Glasgow envisages India becoming a net zero emissions country by 2070. बैठक के दूसरे दिन जैव विविधता को बढ़ाने, क्षरित भूमि की बहाली, चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लाइफ मिशन पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात को दोहराया कि वो 2040 तक क्षरित भूमि क्षेत्र में 50% तक कमी लाने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इस बीच भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान शहरों की सतत विकास और शहरी चुनौतियों के समाधान पर चर्चा करने के लिए अर्बन 20 यानी U20 की पहली बैठक अहमदाबाद में संपन्न हो गई। बैठक के दौरान शहरी क्षेत्रों में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए 6 प्राथमिकताओं पर फोकस किया गया। इन प्राथमिकताओं में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जलवायु वित्त में तेजी लाना, स्थानीय क्षमता और पहचान का लाभ उठाना, शहरी प्रशासन और नियोजन ढांचे को फिर से बनाना और डिजिटल शहरी भविष्य को उत्प्रेरित करने पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में G20 वैश्विक मंच पर शहरों की प्रोफाइल को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया। Climate finance is something which is required, which the simplification of the processes for climate financing is required, and it is the common priority for almost each of the city. So yes, most of the priorities were resonated by all the cities. ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निशांत सौरभ और अहमदाबाद से शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं RR रश्मि जी, जो कि पूर्व विशेष सचिव रह चुके हैं पर्यावरण मंत्रालय में और साथ ही साथ वो डिस्टिंग्विश्ड फेलो भी हैं टेरी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। RR रश्मि जी, सर, मेरा जो पहला और बहुत फंडामेंटल सवाल ये होगा कि हमने देखा कि इस कार्य समूह की जो बैठक हुई वो बेंगलुरु में हुई और इसमें बहुत सारे, खासकर पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, महासागर को लेकर बहुत सारे विषयों पर बातचीत हुई। आप इस बैठक को कैसे देखते हैं और इसके जो आउटकम्स हैं वो आने वाले दिनों में, भविष्य में किस तरह का इम्पैक्ट डालेंगे? सबसे पहले तो मिश्र जी, आपका धन्यवाद मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। देखिए, 7 कार्य समूह जो G20 की प्रक्रिया के अंदर बने हुए हैं, उनमें एक है ये जलवायु और पर्यावरण से संबंधित है जी। और इसमें आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन एक मुद्दा है जो हमारी ग्लोबल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से संबंधित है, लेकिन अन्य और मुद्दे भी हैं। बायोडाइवर्सिटी है, लैंड डिग्रेडेशन है जिसकी चर्चा हुई है। तो ये सारे, इन पर 3 हमारे मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस बने हुए हैं। एक जलवायु पर है, एक कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन पर है और एक बायोडाइवर्सिटी पर है। तो G20 चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, इसलिए इन मुद्दों पर चर्चा होती है जिन पर हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दे सकें। और G20 एक बहुत बड़ा समुदाय है, विश्व की 20 मेजर इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। तो ये सारे देश मिलकर के ये कौन सा काम हम पर्यावरण के लिए कर सकते हैं जिनसे हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें, इस पर चर्चा होती है। तो इस ग्रुप में जलवायु परिवर्तन तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो कि एनर्जी से भी रिलेटेड है। हम किस तरह से एनर्जी का उपयोग और प्रोडक्शन दोनों करते हैं और किस तरह से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपने व्यवहार में, सामाजिक और इंडिविजुअल बिहेवियर में किस तरह का परिवर्तन ला सकते हैं, इन पर चर्चा हुई है। तो 3 चीजें आपने देखी होंगी, इन पर मुख्य इन पर दिया गया है दबाव। वह है, एक तो है मरीन लिटर,
समुद्री जो अपशिष्ट है जो समुद्र में जो जाता है उस पर चर्चा हुई है, क्योंकि ये पहले से G20 का एक निश्चय रहा है कि हम मरीन लिटर को कम करेंगे और समुद्र में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कम करेंगे। दूसरा मुद्दा है सर्कुलर इकोनॉमी का, क्योंकि जो रिसोर्स एफिशिएंसी संबंधित है और कार्बन के साथ साथ बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको भी घटाने की आवश्यकता है, ताकि प्राकृतिक जो डिग्रेडेशन है वो कम किया जा सके। इसमें भी ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक पहल ले सकता है। और तीसरी बड़ी बात है जो लाइफ पर हुई है, हम इंडिविजुअल और सोशल बिहेवियर अपने जीवन में, अपने समाज में किस तरह का हम परिवर्तन लाएं ताकि उससे हम कार्बन इंटेंसिव हमारी जो इकोनॉमी है वो लो इमिशन हो सके। बिल्कुल। तो इन तीनों और चारों मुद्दों पर काफी गंभीर रूप से चर्चा हुई है और इसमें उम्मीद की जाती है कि ये सारे G20 के देश मिल करके कोई ऐसी योजना बनाएंगे जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सके। लेकिन रश्मि सर, हम चूंकि हमारे पास और भी इसी विषय से संबंधित जो टॉपिक्स हैं हम उस पर एक एक करके आएंगे, लेकिन शुरुआत मैं करना चाहूंगा कि इसमें जो हमारे जो सॉइल्स हैं, हमारी जो भूमि की जो उर्वरता है उसको बहाल करने को लेकर भी बातचीत हुई है, विस्तार से बातचीत हुई है। मेरा सवाल रश्मि सर आपसे ये होगा कि वो कौन कौन से कारण हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्रीज है, वो चाहता है कि वो डेवलप्ड कंट्री बने। क्या पर्यावरण को साथ लेकर, चूंकि सरकार कहती है कि हम विकास तो चाहेंगे लेकिन पर्यावरण के साथ हम मिलकर चलेंगे, पर्यावरण की कीमत पर हमें विकास नहीं चाहिए, ऐसे में हमें विकास भी करना है, पर्यावरण को ही बचाना है। जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है जिसको लेकर कि सभी देश चिंतित हैं, इसके पीछे के कारण आपको क्या नजर आते हैं और इसका सॉल्यूशन आपकी नजर में क्या कुछ हो सकता है? इसके दो मुख्य कारण ये हैं, एक तो पानी का जो दोहन है, हर जगह पानी का एक तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि खेती का जो फार्मिंग की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे ज्यादा पानी का उपयोग होता है सारे देशों में, और हमारे देश में भी जैसे है। हमारे देश का अगर आप टोटल वाटर कंजम्पशन देखें तो उसका 80% खेती में इस्तेमाल होता है। तो पानी का जिस तरह से इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो एक बड़ी भारी चिंता है पर्यावरण के लिए। वो पानी का पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और पानी का दुरुपयोग भी हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए इसकी एक जरूरत है। और दूसरा एक मुख्य कारण है जो भूमि की उर्वरता को प्रभावित कर रहा है, वो है खाद का उपयोग, ये रासायनिक खादों का उपयोग। इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देने की बात कर रहे हैं। जी, इसीलिए वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की बात भी हो रही है, जिसमें हम किसी भी तरह के केमिकल्स का उपयोग तो नहीं ही करेंगे, ऑर्गेनिक का भी उपयोग नहीं करेंगे। हम खाद का उपयोग करने के बजाय अपनी जो कृषि की जो भूमि की जो प्राकृतिक व्यवस्था है हम उसे बढ़ने देंगे। लेकिन नेचुरल फार्मिंग अभी दूर की प्रक्रिया है। वो उस हमें अभी फूड सिक्योरिटी का भी इशू उठता है, क्योंकि हमें उत्पादन भी बढ़ाना है। इसलिए अभी एक बीच का रास्ता ये है कि हम रासायनिक जो खादों का जो उपयोग होता है उनमें हम ग्रीन अमोनिया या ग्रीन खादों का इस्तेमाल करें। इसीलिए आपने देखा होगा इस बजट में बायो कंपोस्टिंग पर काफी जोर है और उसके लिए साधन भी उपलब्ध किए गए हैं ताकि इन खाद का जो रूप है वो बदला जा सके। अभी सारी खादें जो बनती हैं, रासायनिक खादें, वो ज्यादातर अमोनिया और यूरिया जो है वो वो हाइड्रोजन बनती है, जो अभी हम फॉसिल फ्यूल पर आधारित है। अब उसे ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पर आधारित करके बनाने की व्यवस्था की बात हो रही है। तो अगर इस पर हम ध्यान दे सकें तो भूमि की जो उर्वरक शक्ति है उससे निपटा जा सकता है। तो पानी का जो प्रबंधन है और रासायनिक खादों का जो प्रबंधन है, इन दोनों में एक खास तौर पर एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ठीक, रश्मि सर हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं तमाम विषयों पर हम आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे।
आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम G20 पर आधारित, और आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से बेंगलुरु में G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की जो बैठक हुई है, और उस बैठक में जिन जिन बिंदुओं पर विस्तार से सदस्य देशों ने बातचीत की है, उन बिंदुओं पर आज हम अपने खास मेहमान के साथ चर्चा करें। हमारे साथ खास मेहमान आरा रश्मि जी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व विशेष सचिव हैं, पर्यावरण मंत्रालय में रह चुके हैं। रश्मि सर, चूंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं और समय की कमी है, हम दूसरे टॉपिक पे जाना चाहेंगे। दूसरा था कि जो हमारे जो कोस्टल इकोनॉमी है, कोस्टल जो रीजन्स है, तटीय क्षेत्र, उसका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, वहाँ जो लोग उस पर उनकी आजीविका आधारित है उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी जो हमारी जो नीली अर्थव्यवस्था है उसको लेकर भी बातचीत हुई है। हम जानते हैं कि भारत का जो कोस्टल इलाका है वो काफ़ी लंबा है और बहुत से लोग उस कोस्टल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हैं। इसी में एक बात आई कि हम समुद्र में कचरे जो उसकी जो समस्या है उससे हम कैसे निपटें। आपकी नज़र में तटीय क्षेत्र, उसका विकास कैसे हो, उस पर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका एक सतत विकास हो सके, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री प्रदूषण, आपकी प्रतिक्रिया? जी, इसमें 2-3 मुद्दे हैं जी। एक तो समुद्री प्रदूषण का मुद्दा है। मरीन लिटर का जो बढ़ोतरी होती जा रही है, और ये प्लास्टिक है और भी अन्य जो अपशिष्ट हैं जो समुद्र में छोड़ दिए जाते हैं, तो इनमें सबसे बड़ा बड़ा मुद्दा ये है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं कोस्टल एरियाज में, उनके पास सीवेज को और ये वेस्ट को ट्रीटमेंट करने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो समुद्र में जा रहा है। तो इसके लिए वित्त की आवश्यकता है कि ये जो वेस्ट का जो डिस्पोजल सिस्टम है इन सारे कोस्टल सिटीज में इसको मजबूत किया जाए। बहुत सारे G20 देश मिलकर के इस पर एक व्यवस्था बनाने की सोच रहे हैं। दूसरा है कि मरीन लिटर जो बाहर के समुद्र में काफी दूर तक फैला हुआ है, और उसमें सिर्फ मरीन लिटर सिर्फ म्युनिसिपल वेस्ट के चलते नहीं हो रहा है, वो शिपिंग की जो एक्टिविटी है उससे जो तेल निकलता है और प्रदूषण निकलता है वो भी कोस्टल इकोनॉमी को प्रभावित करता है, जल को प्रभावित करता है। तो शिपिंग की एक्टिविटीज को भी हम ग्रीन करने की सोच रहे हैं, तो ग्रीन शिपिंग पर भी एक जोर इसमें दिया जा रहा है। और तीसरा है ब्लू इकोनॉमी का विकास, यानी नए नए एम्प्लॉयमेंट के और आर्थिक साधनों की नए साधनों की बहाली की बात। तो ब्लू इकोनॉमी में सबसे बड़ा मुद्दा उठता है मरीन फिशिंग का, जो फार्मर्स, जो फिशरमैन इस पर निर्भर हैं, उनकी जीविका को बनाए रखा जाए, क्योंकि समुद्री प्रदूषण से फिशिंग पर असर पड़ रहा है।
इसलिए उनकी जीविका को सुरक्षित करने के लिए हम क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उनको किस तरह से जीविका दी जाए, नए साधन, उनको नई मशीनें दी जाए, नई तरह की नौकाएं दी जाए। तो इन सब बातों पर G20 देश चर्चा कर रहे हैं। एक रश्मि सर, ये भी बातें निकलकर सामने आई होंगी कि वैसे मछुआरे जो परंपरागत तरीके से फिशिंग करते हैं उसमें भी ये मसला रहा कि जो ब्लास्ट फिशिंग है उसकी वजह से जो इकोसिस्टम है समुद्र के अंदर का, जो बायोडाइवर्सिटी है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर वो मछुआरे चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनका हो तो इस तरह के ब्लास्ट फिशिंग पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। जी, तो उसके लिए उन्हें नई मॉडर्न टेक्निक और पर आधारित नई नौकाओं की व्यवस्था करनी होगी ताकि वो दूर तक जा सके और मछलियां उतनी ही पकड़ें जितनी की आवश्यकता है, और वैसे मछलियों को न पकड़ें जो प्रतिबंधित हैं या जिन पर कानूनी रोक है। तो दिक्कत यह है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का मुद्दा है। तो इसमें हमें उनकी वित्तीय और उनकी आर्थिक साधनों में एक बढ़ोतरी करनी होगी और इसके लिए वित्तीय साधनों की आवश्यकता है। तो G20 देश मिलकर के ये सोच रहे हैं कि जितने फिशरमैन हैं जो आधारित हैं फिशिंग पर, उनकी नौकाओं को मॉडर्नाइज किया जाए, उन्हें नए हथियार और नए औजार दिए जाए ताकि वो दूर तक जा सकें और फिशिंग पर जो उनकी जो रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो कर सकें। इसमें एक दिक्कत ये भी आती है रश्मि सर की, एक तो जो मछुआरे हैं वो कई बार जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है उसको वो क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरी तरह की समस्याएं आ जाती हैं। और दूसरी बात कि वो कौन से जीव जो उनके जाल में, नेट में आ जाते हैं, जिनको कि वो कैच करके पकड़ के लाते हैं, उनमें से किसको पकड़ना चाहिए, किनको वापस छोड़ देना चाहिए, इसको लेकर भी उनमें जानकारी की कमी होती है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी फिशरमैन के लिए चलाने की जरूरत होनी चाहिए। जी, इनफैक्ट हमारा एक कोस्टल प्रोटेक्शन का एक मिशन बना हुआ है। ये पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर काफी काम किया है और इसमें ये सारे मुद्दे जो आर्थिक संसाधनों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी प्रशिक्षण और उनकी जानकारी, अवेयरनेस बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं। साथ साथ कोस्टल प्रोटेक्शन जोन बनाए हुए हैं जहां पर आप फिशिंग यहाँ कर सकते हैं और फिशिंग कहाँ नहीं कर सकते हैं, वैसे भी जोन्स का डिमार्केशन किया गया है। साथ साथ कोस्टल जोन रेगुलेशन, यानी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एक्टिविटीज वैसे इलाकों में, क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए जहां पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन हमें सबको पता है कि जिस तरह से शहरी विकास हो रहा है, समुद्रों में शहरों का विकास बढ़ता चला जा रहा है, उनसे प्रदूषण भी बढ़ रहा है और मरीन लिटर की भी समस्या बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि जिस तरह से कोस्टल जोन रेगुलेशन की भी व्यवस्था है इसमें। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सर उनका जो टेम्परेचर है, सी वाटर टेम्परेचर, उसमें भी बहुत ही ट्रेमेंडस चेंजेस आए हैं और जिसका इम्पैक्ट न सिर्फ कोस्टल इलाकों पे बल्कि पूरी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी उसका असर हम देखने को हम सभी को हम देख रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ न सिर्फ सरकारों को बल्कि जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, जो कम्युनिटी है, जो आम लोग हैं, उनको किस तरह के अवेयर और किस तरह के काम करने की ज़रूरत है? ये काम सिर्फ इसमें अवेयरनेस बिल्डिंग तो बिल्कुल ही निश्चित रूप से आवश्यक है। हर आदमी को सामाजिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये कोस्टल जोन रेगुलेशन का मुद्दा मुख्यतः कानूनी मुद्दा है, जिसमें सरकारों की तरफ से स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की आवश्यकता है। ये रेगुलेशंस 1995 से बने हुए हैं, लेकिन ये ज्यादातर ये कागज पर हैं। ज्यादातर शहरों में जो कोस्टल सिटीज हैं वहां इन पर लागू कानूनी जो प्रभाव होना चाहिए इनका, उस तरह से इनका प्रभाव नहीं है और अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शंस होते चले जा रहे हैं। समुद्र में हम अपनी कंस्ट्रक्शंस करते जा रहे हैं और उनको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इस पर रेगुलेशंस जो बने हुए हैं उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की आवश्यकता है। इसमें हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बड़े सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि ये रेगुलेशंस केंद्र सरकार के बनाए हुए हैं। राज्य सरकारों में चूंकि वो स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोगों के जीवन से, उनके संसाधनों से जुड़े हुए, जिसे राज्य सरकारें थोड़ी हिचकती हैं इन कामों में, लेकिन हमें इसमें ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है रश्मि सर, एक और मुद्दे पे हम आएंगे। एक है जो मुद्दा रहा वो रहा कि जंगल की आग, इसको लेकर भी इस कार्य समूह की बैठक में चर्चा हुई है, फॉरेस्ट फायर को लेकर। हम जानते हैं कि बीते दिनों उत्तराखंड में
हमने देखा कि किस तरह से आग लगी वहाँ के जंगलों में और उसको लेकर फिर तमाम तरह की बातें हुई, चर्चाएं हुई। लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं ना हो, फॉरेस्ट फायर ना हो, क्योंकि उससे जो वहाँ का जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आने वाले दिनों में कैसे इस इशू को टैकल किया जाए, भारत सरकार इस दिशा में क्या कुछ कदम उठा रही है? इसमें देखिए, हमारे पास जो हमारा वन विभाग है उसके पास ये कैपेसिटी है और नॉलेज भी है, उनकी टेक्निक्स भी बनी हुई है। जो वाइल्ड फायर, जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, ये समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन कुछ बीते दिनों में ये समस्या बढ़ी है, इसलिए कि जलवायु परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है और टेम्परेचर और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और टेम्परेचर राइज काफी तेजी से बढ़ता चला रहा है। तो इसका असर वनों पर, जंगलों पर पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में काफी बड़ी पैमाने पर फॉरेस्ट फायर्स हुई और उससे जो वाइल्ड लाइफ पर असर पड़ता है, लोगों के जीवन पर और जो सेटलमेंट्स हैं अंदर में, उन पर असर पड़ता है। तो इसमें जानकारी की कमी नहीं है, टेक्निक्स की कमी नहीं है। टेक्निक्स सारे एक्सपर्ट्स जानते हैं कि कैसे किया जाए इसको, लेकिन इसमें दिक्कत सिर्फ ये सिग्नल्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो बनाने की व्यवस्था है वो नहीं है। सूचना मिलनी चाहिए समय से ताकि कारगर कदम उठाए जा सके। इसलिए G20 मिलकर के ये फॉरेस्ट फायर की जो व्यवस्था है उसमें ज्यादातर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ टेक्निक्स और एक्सचेंज ऑफ कैपेसिटी, इस पर बल। और रश्मि सर, ये सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या नहीं है। हमने देखा अमेज़न के जंगलों में कई दिनों तक आग लगी रही, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप के कई देशों में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जी, ये जलवायु परिवर्तन का असर दिखाई पड़ रहा है हम पर। जो वनों में जो पहले आग लगती थी, वो आग लगती थी बिल्कुल स्थानीय स्तर पर। ये बड़े पैमाने पर आग बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो अब टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उससे सारे वन का पूरा हमारा की व्यवस्था काफी हजारों मील दूर तक प्रभावित होती चली जा रही है। इसलिए इस पर आवश्यकता यह है कि हमारे जो मॉडर्न संसाधन हैं उनको बढ़ाया जाए और इस पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इसको तैनात किए जाए, ताकि लोगों को सूचना मिल सके कि यहाँ ये समस्या खड़ी होने जा रही है और उसको आग को सीमित कैसे किया जा सके। इसके लिए हमें मॉडर्न टेक्निक्स की आवश्यकता है। तो वित्तीय संसाधन इसमें फिर से एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसमें ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है सर, तकनीक के तौर पे? जी, नए अब ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो उसके माध्यम से भी हम सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं समय से और जो संस्थाएं हैं उनको दिया जा सकता है। ठीक है। एक दूसरा विषय सर, हम उस पर अब मूव करेंगे कि उसमें ये चर्चा में आई कि वन्य जीवों और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की योजना पर भी चर्चा की गई। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? चूंकि हम पहले भी कह रहे हैं कि हम सभी विकास चाहते हैं, भारत भी विकास चाह रहा है, बाकी देश भी विकास चाह रहे हैं, लेकिन पर्यावरण की कीमत पे ना हो, इसको लेकर हर कोई संजीदा तो है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है जमीन पे। ये मुद्दा मुख्यतः माइनिंग से जुड़ा हुआ है। जो हमारी खनिज पदार्थ हैं जिनका हम दोहन करते हैं माइनिंग के थ्रू, और उनसे हम तरह तरह के अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो अपने हमारे जीवन में उपयोग आते हैं। आप देखिए, जैसे कि लिथियम का मामला है और या कोल का मामला, कोयला हम उत्पादन करते हैं। ये सारी चीजें माइनिंग से जुड़ी हुई हैं, स्टील बनाने के लिए हम या एल्यूमिनियम बनाने के लिए। तो उससे पर्यावरण का पर असर पड़ता है, जमीन का डिग्रेडेशन होता है, भूमि का अपक्षरण होता है। तो इसको रोकने के लिए हम बिल्कुल इसे हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे ऑप्टिमाइज अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए रिसोर्स एफिशिएंसी की आवश्यकता है, सर्कुलर इकोनॉमी की आवश्यकता है, ताकि जिन पर्यावरण के जिन साधनों का हमने दोहन कर लिया है, अगर उन्हें हम दोबारा उपयोग में ला सके। जैसे स्टील एक प्रोडक्ट ऐसा है, प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिथियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए रिसोर्स एफिशिएंसी की तरफ हमें बढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए एक पर्याप्त सिस्टम बने, और ये सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर बने। इसमें अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज हो। ये स्टील ऐसी चीज है जैसे कई सारे जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्टील प्रोडक्शन का करीब 40%
रीयूज्ड स्टील पर आधारित कर रखा है। हमारे यहाँ वो मात्र 5 या 7% है, तो हमें इस तरह से इसके बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ और जो रिसोर्सेज हैं हम उनका उपयोग अच्छी तरह से करते हैं। हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था तो ऐसी पहले से ही है जहाँ रीयूज रिसाइकलिंग हमारे जीवन में, हमारे जीवन के व्यवहार में पहले से ही समाविष्ट है। लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम माइनिंग को कम कर सकें, क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं है हम कहीं और से ला करके उसे रीयूज कर सकें। इस तरह की सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, एक और टॉपिक सर, हम फटाफट चाह रहे हैं कि चूंकि समय की कमी और जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा हैं। एक और जो टॉपिक जिस पर बातचीत हुई वो ये कि रिसाइकलिंग को लेकर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनकी रिसाइकलिंग हो और उनको फिर से इस्तेमाल करने के लायक बनाने का जो भारत की जो एक प्रयास है, जिसको कि अब EPR कहते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने देखा कि जो तमाम G20 के देश हैं उन सभी ने भारत की इस पहल की काफ़ी सराहना की है। हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये EPR है क्या और किस तरह से भारत इस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। EPR का मतलब ये है कि जो भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर हैं या मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरर्स हैं या एयर कंडीशनर्स हैं या इस तरह की जो भी चीजें हैं, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें जब इनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाए, जैसे एक मोबाइल फोन की उम्र करीब 5 या 6 2-4 साल रहती है, एक एयर कंडीशनर की या फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर की उम्र करीब 5 या 6 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल रहती है। तो इस उम्र के पूरा होने के बाद ये जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर्स की होनी चाहिए कि वो उसे वापस कलेक्ट करें। ऑटोमोबाइल्स के बारे में भी यही मुद्दा है कि जो लाइफ जो पूरा हो जाने के बाद इन प्रोडक्ट्स को वापस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर्स की होनी चाहिए और फिर उसमें से जो भी हम कचरा हटा करके उन चीजों को रीयूज कर सकें, उन्हें दोबारा हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल दें, ताकि खर्चा भी कम हो और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर भी कम हो जाए। इसमें 106 पदार्थों को शामिल किया गया है सर EPR में, EPR की लिस्ट में। EPR में ये व्यवस्था हमारे वेस्ट के जो रेगुलेशंस हैं, करीब 6 रेगुलेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, इन सबों में ये व्यवस्था पहले से थी, लेकिन ये इन्फोर्स नहीं हो रही थी। अब इस पर सरकार ने एक अलग तरह से कार्य किया है और एक कानूनी व्यवस्था बनाई है कि इसका अब जो भी मैन्युफैक्चर होगा उसका कम से कम 20% या 15% जो भी सरकार निश्चित करे, उसे लाइफ साइकिल के बाद उसे मैन्युफैक्चरर्स की जिम्मेदारी होगी उतना उसको रीप्रोसेस करें, रीयूज करें। इसके लिए कलेक्शन सिस्टम एक बनाने की आवश्यकता है, जिसमें साधन लगेंगे और इनफॉर्मल सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि उन्हें पेमेंट मिले। हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर काफी अच्छी तरह से ये काम करता है, कचरा कलेक्ट करने का और सप्लाई करने का, तो लेकिन उनको पैसा उतना नहीं मिलता, उनको जितना काम करते हैं उनका वैल्यू उनका रिकॉग्नाइज नहीं होता। तो ये जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर्स की है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स को इन्वॉल्व करें जिम्मेदारी के साथ और उन्हें पे करें। इसमें रश्मि सर, लेकिन जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो किस तरह का रोल प्ले कर सकते, क्योंकि एंड यूजर्स तो वही हैं, वही जब चाहे मोबाइल की बात हो, प्लास्टिक की बात हो, वो एक उनकी जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको कैसे प्ले कर सकते हैं? कि व्यक्तिगत लेवल पर ये जिम्मेदारी तो हमें समझ पैदा करनी होगी, हर व्यक्ति में पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता और एक प्रेम पैदा करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब चीजों की समस्या का जो हल है वो एक व्यवस्था के तहत ही पाया जा सकता है। जैसे वेस्ट डिस्पोजल की सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ शहरों में, तो इसके लिए जब तक हम कलेक्शन की व्यवस्था न करेंगे तब तक ये, और फिर उसके बाद ही डिस्पोजल हो सकता है, उसके बाद ही वेस्ट को हम सेग्रीगेट करेंगे और उसे डिस्पोज करेंगे और उसमें से जो अच्छी चीजें निकलेंगी हम उसको वेल्थ में कन्वर्ट करके रीयूज कर सकते हैं। तो कलेक्शन के बाद सेग्रीगेशन एंड देन फाइनल डिस्पोजल, ये व्यवस्था, इसमें पैसा लगता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जिनकी प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है उनके पास साधन नहीं है, इसीलिए सरकार ने ये EPR की व्यवस्था की है ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, जो बड़े बड़े वेस्ट जनरेटर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनाई जाए ताकि वो वेस्ट को कलेक्ट करें और सेग्रीगेट करें अपने लेवल पर। जहां अपने लेवल पर संभव नहीं है वो किसी एक एजेंसी को इस्तेमाल करें
और उसके लिए वित्तीय साधनों की आवश्यकता है, ताकि किसी न किसी को ये पेमेंट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से एक व्यवस्था की आवश्यकता है, जी। साथ साथ जागरूकता की भी आवश्यकता ठीक है रश्मि सर, एक और विषय जो रहा चर्चा में वो ये कि भारत ने इस मंच के जरिए ये कहा है कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस दिशा में 2.5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य भारत ने तय किया है। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने पहले ये घोषणा उन्होंने कर दिया है कि 2070 तक भारत जो है वो कार्बन न्यूट्रल एक कंट्री बन जाएगा। हम जानते हैं कि भारत की ज़रूरतें हैं, वो एक विकसित राष्ट्र बनना चाह रहा है, बावजूद उसके भारत ने ये कमिटमेंट किया है कि हम 2030 तक और उसके बाद 2070 तक। इस पहल को आप कैसे देखते हैं? और कार्बन सिंक को लेकर उसको अवशोषित करने वाले फॉरेस्ट हों और जो बाकी चीज़ें हैं उसका भी डेवलपमेंट हो, दोनों में बैलेंस हो, विकास में भी और प्रदूषण में भी कम हो सके, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठाए हैं पांचों पंचामृत के अंतर्गत। ये पांचों बड़े ही महत्वपूर्ण कदम है और इनका स्वागत हुआ है, विश्व में भी स्वागत हुआ है और हमारे देश के अंदर भी सब सारे तबकों से, सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से इसका समर्थन हुआ है और इसमें प्रगति भी अच्छी हुई है। उसमें आपने जो कार्बन सिंक की बात की, जो 2.5 से 3 बिलियन टन एडिशनल कार्बन स्टॉक जो हमें वनों में वृक्षों के माध्यम से पैदा करना है वनों के अंतर्गत, इस पर प्रगति थोड़ी अभी जितनी रफ्तार होनी चाहिए उससे कम है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वनों के साथ साथ वनों के बाहर की जो भूमि है हमारे पास, जो जिसे हम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कहते हैं, ये एक आंदोलन बनाया जाए और एग्रो फॉरेस्ट्री का एक आंदोलन, एक प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें वनों के साथ साथ वन के अंतर्गत जो ग्रीन कवर है उसके साथ साथ हम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की भी बढ़ोतरी की जाए। अभी हमारे पास जो हमारा टोटल ग्रीन कवर है उसमें करीब 3% ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का है। इसे बढ़ाकर कम से कम 5% करने की आवश्यकता है 2030 तक। और सिर्फ फॉरेस्ट के अंदर का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर हम इतना पैदा नहीं कर सकते कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक की पैदाइश कर सकें। सिटी फॉरेस्ट क्या रोल प्ले कर सकता है सर? सिटी फॉरेस्ट भी उसमें काम आता है, छोटे लेवल पे जी, लेकिन वो प्रदूषण, शहरों के अंदर जो प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए ये सिटी फॉरेस्ट की आवश्यकता है। आप दुनिया में आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े शहर हैं हर जगह बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े बड़े ग्रीन फॉरेस्ट हैं। हमारे यहाँ भी होने चाहिए। हमारे यहाँ भी रिज है दिल्ली के अंदर, लेकिन उसकी सुरक्षा उतनी नहीं होती है। हमें इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और इसकी जरूरत इसलिए है, कार्बन सिंक बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2070 में हम अगर नेट जीरो का गोल हासिल करना है तो कार्बन सिंक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें हमारी एनर्जी की जरूरतें तो बढ़ ही रही हैं, इसलिए हम हर तरह के एनर्जी के स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए एमिशन भी बढ़ेगा। और कितनी भी टेक्नोलॉजी की हम व्यवस्था कर लें, हमारी जो मॉडलिंग जो हमारी कार्बन की जो मॉडलिंग करते हैं जो हमारे सेंटर में, वो लोग बताते हैं कि 2050 से 60 के आसपास करीब हमारे 2 से 3 बिलियन टन CO2 का जो एमिशन है वो उसे हमें जमीन के अंदर या फिर ग्रीन कवर के माध्यम से हमें सिंक में डालना होगा। हम तो ये रेजिडुअल जो एमिशन है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जंगलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में रश्मि सर, क्या हम ये समझें कि जो हमारी जो डिपेंडेंसी अभी तक फॉसिल फ्यूल्स पे है उससे हटके रीन्यूएबल एनर्जी, जो अक्षय ऊर्जा है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, हाइड्रल एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, इस पे हमें जाना ही होगा। और इसको ये जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसकी अभी भारत में क्या कुछ स्थिति है? क्या 2070 का जो हमारा टारगेट है या फिर उससे पहले 2030 का, उसमें ये सेक्टर, रीन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है, वो कितना रोल प्ले कर सकता है? बहुत महत्वपूर्ण है। बिना रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किए हम ये नेट जीरो का जो 2070 का गोल है उसे हासिल नहीं कर सकते। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो हमें बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हो सकता है। पावर जो सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, हमारे इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन का एक सेक्टर है, जो पावर सेक्टर, जिस पर हम कोयले पर आधारित हैं, तो हमें कोयले से उसे सोलर, विंड, न्यूक्लियर, हाइड्रो, इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी पर जाना होगा।
लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी एटॉमिक एनर्जी क्या विकल्प हो सकता है, सही विकल्प? न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एक विकल्प है, लेकिन हमारे पास उसके साधन सीमित हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी सीमित है, हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी है। और जो टेक्नोलॉजी है अभी वो जिस तरह की टेक्नोलॉजी के आधार पर ये न्यूक्लियर एनर्जी बनती है उसमें अभी थोड़ी दिक्कत है हमारे पास। तो फिर कैसे बढ़ेंगे सर? फिर 2030 या फिर 2070 हम कैसे इसको पाएंगे? सोलर और विंड पर हमारा काम काफी अच्छा है। आप देखेंगे कि हमारा जो लक्ष्य है कि 2030 तक हम 50% रिन्यूएबल फॉर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसका 42% कैपेसिटी क्रिएट हो गई। लेकिन 42% वो कैपेसिटी का टारगेट तो हमने अचीव कर लिया है, लेकिन जनरेशन अभी भी 22% है। तो हमें अगर 50% को जनरेशन में कन्वर्ट करना है तो काफी हमें कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा, सोलर और विंड की कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा। हाइड्रो और न्यूक्लियर की जो कैपेसिटी है उसका एक सीमित साधन है, वो हम एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन रश्मि सर, अगर हम हाइड्रो एनर्जी पे जाएंगे उसका इम्पैक्ट हम उत्तराखंड में देख पा रहे हैं जी, तो ये भी एक समस्या है कि हम कैसे आगे बढ़ें इस दिशा में। जी नहीं, बेशक, इसीलिए हमें मुख्य जो हमारा एम्फेसिस होना चाहिए वो है सोलर और विंड पर होगा। लेकिन साथ ही साथ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ही क्षेत्र में नहीं है, वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी है, जहां पर जैसे स्टील प्रोडक्शन है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है या सीमेंट प्रोडक्शन है, जहां पर काफी बड़ी मात्रा में कोयले का उपयोग होता है, वहां पर भी हमें हाइड्रोजन कैसा विकल्प सर? चूंकि हाइड्रोजन पे बहुत सरकार गंभीरता से काम कर रही है, हाइड्रोजन एक ईंधन के तौर पर कैसा देखते हैं विकल्प के तौर पे? जी, तो हाइड्रोजन वही उसी इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन के लिए एक विकल्प, जहां पर इंडस्ट्रीज में जो हीट हाई डिग्री ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ती है अपने प्रोडक्शन के लिए, वहां पर उस कोल की बजाय वो ग्रीन हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे। और तभी, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन अभी एक्सपेंसिव है, अभी उसका वो $3 पर किलो के आसपास पड़ता है, जबकि तो $1 के आसपास जब उसका हम दाम घटा सकेंगे तब जाकर के वो इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबली इस्तेमाल हो पाएगा। इसमें हमें भी समय की आवश्यकता, करीब 15 से 20 साल लगेंगे ये रिसर्च में, इनोवेशन में और इन्वेस्टमेंट में। साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर की बात हम लोगों ने शुरू में ही की, एग्रीकल्चर में हम जितने रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं वो भी कार्बन इंटेंसिव है, तो वहां भी हमें एक नई प्रक्रिया की आवश्यकता है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया का उपयोग करना होगा। और ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी समस्या है, वो लिक्विड फ्यूल्स पर आधारित है, तो वहां पर हमें या तो बायोफ्यूल्स लाने पड़ेंगे या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की व्यवस्था करनी होगी। तो इन चारों सेक्टर्स में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन की आवश्यकता है और इस पर काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा फोकस नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर है, क्योंकि हमारा 70% से 75% जो कार्बन इमिशन है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से ही होता है, इसलिए इस पर हमें आवश्यकता ध्यान देने की है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पंचामृत में भारत सरकार ने जो नए इनिशिएटिव्स लिए हैं वो इन सारे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक बात ये भी G20 के तमाम सदस्य देशों ने इस बात को लेकर काफ़ी सराहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो एक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ का जो एक मंत्र था, उसको लेकर उन सभी ने सराहा। और हम जानते हैं कि भारत की एक परंपरा रही है, हमारी एक रही है कि हम पर्यावरण को लेकर काफ़ी सजग रहे हैं, पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूक रहे हैं, और इस लाइफस्टाइल मंत्र को बाकी देशों ने भी काफ़ी सराहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर भारत इस अपनी जो परंपरागत जीवन शैली रही है अगर उसको अपनाता है तो आने वाले दिनों में कम से कम ग्लोबल वार्मिंग में, क्लाइमेट चेंज में भारत अपनी जो एक पॉजिटिव रोल है वो एक बहुत अच्छे से प्ले कर सकता है? जी, भारत ने विश्व के सामने पहले से एक उदाहरण स्थापित कर रखा है। हमारी जीवन शैली पहले से ही रीयूज, रिसाइकिल में विश्वास करती है। हम अपने घर का कोई भी कचरा फेंकते तो नहीं है, अगर कोई भी चीज जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें, वो प्लास्टिक का डब्बा हो या कागज हो या पॉलिथीन का बैग हो, या कपड़े हो, हम हर चीज का दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो भारत में तो सामाजिक व्यवस्था, हमारी व्यवस्था ही ऐसी है जहां पर हम चीजों को बर्बाद नहीं करते। लेकिन ये समस्या जो है बाकी विकसित देशों में, बाकी विश्व में काफी गंभीर है, क्योंकि उनका जो कंजम्पशन का जो लेवल है वो इतना ज्यादा है, हमसे 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना है। और इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग होता है, किसी भी चीज के प्रोडक्शन में नेचुरल रिसोर्सेज का और खासकर कार्बन का उपयोग होता है। तो हम उतने
बड़े पैमाने पर कार्बन का दोहन कर रहे हैं और उसका असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। तो जरूरत यह है कि हम अपने कंजम्पशन लेवल को रेगुलेट करें, कम करें। ये मुद्दा हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ कंजम्पशन के लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा एनर्जी कंजम्पशन बाकी विश्व के मुकाबले जो हमारा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है वो 1/5 है। हम 5वें माले पर हैं। चीन में हमसे 5 गुना है, यूएस में हमसे 10 गुना है, 12 गुना है, यूरोप में 8 गुना है। तो हमें तो अपनी एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाना है, बाकी विश्व में ये घटाना है। ये एक बड़ी भारी समस्या है, इसीलिए विवाद चलता है। और लाइफ का ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विकसित देशों में कंजम्पशन को घटाने पर कहीं कोई डिबेट नहीं होता है, क्योंकि वो उनका जो लाइफस्टाइल है वो इतना एक्सेसिव कंजम्पशन पर आधारित है कि वो उसको बदलना नहीं चाहते। तो इस लाइफ के कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री ने ये एक जो चर्चा छेड़ी है, उम्मीद है कि ये इसका असर होगा। लोग इस बात को समझेंगे कि सिर्फ प्रोडक्शन को घटाने से हम कार्बन एमिशन को नहीं घटा सकते, हमें कंजम्पशन की प्रक्रिया को भी बदलना होगा। हमारे जीवन में ये पहले से हो रहा है, हमें इसे और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। वो सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से होगा, बाकी देशों में भी ऐसे ही करना हो। बिल्कुल। तो भारत की ये कोशिश रही है कि कम से कम जो लाइफस्टाइल है और प्रकृति के प्रति जो एक कमिटमेंट है भारत के लोगों का, वो न सिर्फ भारत के लोग तो कर ही रहे हैं, बल्कि बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग भी इस बात को समझें, अपने लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन लाएं, तभी हम इस पृथ्वी को, इस ग्रह को बचा कर रख सकते हैं। वरना जो नतीजे अब धीरे धीरे आ रहे हैं हमारे आंखों के सामने में क्लाइमेट चेंज के तौर पर, वो वाकई बहुत डरावने वाले हैं। सर, समय इतना ही है। रश्मि सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों पर बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और इस कार्यक्रम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गुजरात में रण के कच्छ में पर्यटन से संबंधित G20 की कार्य समूह की प्रथम बैठक हुई। इसकी मेजबानी पर्यटन मंत्रालय ने किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री
जी किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में भारत ने पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगभग $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए के व्यापक पर्यटन बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने युवाओं को कुशल बनाने के लिए लघु अवधि के आतिथ्य पाठ्यक्रम, कौशल परीक्षण और प्रमाणन, पूर्व शिक्षण की मान्यता, ऑनलाइन डिजिटल पाठ्यक्रमों सहित कई पहल की है। गुजरात में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन हरित पर्यटन, MSME को मजबूत करने और क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को कुशल बनाने पर चर्चा हुई। गुजरात के कच्छ के रण में पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कई मायने में अहम है। दूसरे दिन 5 अहम क्षेत्रों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। इसमें हरित पर्यटन, युवाओं में कौशल विकास, MSME को मजबूत बनाना, डिजिटलीकरण और गंतव्य प्रबंधन शामिल है। अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि महामारी के बाद भारत में पर्यटकों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वच्छ हरित पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन क्षेत्र की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन एक प्रभावी उपाय है। The Ministry of Tourism, under leadership of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we are celebrating this year as a Visit India 2023, focusing on inbound travel to India. We also wish to highlight the variety of tourism experiences in our country and showcase them to global tourists. बैठक के दौरान कई कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए हैं जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोकाचार और भविष्य के दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे। इस बीच भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत गुवाहाटी में युवा 20 समूह की पहली बैठक बुधवार को समाप्त हो गई। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक श्वेत पत्र जारी किया। उन्होंने बताया कि इंसेप्शन मीटिंग में एक श्वेत पत्र के लॉन्च के साथ 5 मुख्य विषयों पर चर्चा हुई। Capturing the enthusiasm of youth, the Y20 forum will be crucial as we discuss the modalities and mechanism for developing well-crafted policy recommendations by the youth representatives for relevant G20, Y20 priority agenda. This Youth 20 forum for future young leaders from all the G20 member countries hold great importance as the youth are in the league to shape the future and lead the coming generations towards a just, equitable and progressive world. इस बीच लखनऊ में 13 से 15 फरवरी के बीच G20 शिखर बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं। कच्छ से श्रेया उपाध्याय के साथ गुवाहाटी से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वदेश में ही विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ई बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के क्रम में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अपने स्टार्टअप कार्यक्रम स्नेह के तहत स्वदेश में ही विकसित हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली इस ई बस को विकसित किया है। हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य ने इसका जायजा लिया। काफी जोर दिया जा रहा है। इस वक्त मैं हूं एक ऐसी बस के सामने जो कि चलता है हाइड्रोजन से। जी हां, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बस को फ्लैग ऑफ किया था पहले दिन इंडिया एनर्जी वीक के, और इस बस की बहुत सारी खूबियां। सबसे पहली बात है कि ये चलता है हाइड्रोजन से और इससे निकलता है धुआं नहीं, पानी। तो बताएंगे आपको इस बस के बारे में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पंकज कुमार गोस्वामी जो कि डायरेक्टर ऑपरेशन है ऑयल इंडिया के, जिन्होंने ये पूरी जो बस है अपने स्टार्टअप के जरिए बनाया है, डेवलप किया है। बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस बस के अंदर की एक झलक। आप देख सकते हैं ये बस जो है किसी भी नॉर्मल सिटी बस की तरह देखने में है। और पंकज जी, आप बताइए कि ये जो बस है इसमें हाइड्रोजन से ये चलता है, तो आप कह ही रहे हैं, लेकिन इसकी खूबियां बताएं हम लोगों को। जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की विजन था फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सो हम लोग ने किया कि ये बस रन्स ऑन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द बेसिक फ्यूल इन दिस बस एंड वी हैव फ्यूल सेल है अंदर में, जो फ्यूल सेल में हाइड्रोजन वी इंजेक्ट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन से बस चलता है। और इसका जो खूबियां
आपको बोला गया है कि इसमें पानी निकलता है, इसमें धुआं नहीं निकलता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ 3 सिलेंडर है जहाँ हाइड्रोजन रखा हुआ है एंड हाइड्रोजन 350 बार में रखा हुआ है और उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 21 kg और वो हाइड्रोजन से ये बस 350 से 700 किलोमीटर चल सकता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो प्रेशर होता है बहुत हाई होता है हाइड्रोजन में, उसके जो टैंक्स में, तो लोग कह रहे हैं कि शायद इतना सेफ्टी खासतौर से भारतीय रोड के हिसाब से इतना सेफ ना हो, तो उनके लिए क्या कहेंगे? तो बस में जनरली 700 बार में प्रेशर रहते हैं। सो यहाँ हम लोग प्रेशर बहुत रिड्यूस किया, 350 बार में प्रेशर है। सो 350 बार में प्रेशर होगा तो बस्टिंग का चांसेस भी नहीं है, सेफ है। इन दैट वे द बस इज वेरी सेफ। भारत अगर 2070 तक नेट न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस तरीके के इनोवेटिव सॉल्यूशंस में है, क्योंकि जो रोड पोल्यूशन है वो बहुत बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन इंडिया में। और इस तरीके के हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बस जो है वो है फ्यूचर भारत का। कैमरा पर्सन मोहित जोशी के साथ मैं तापोश भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, इंडिया एनर्जी वीक, बेंगलुरु से। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने हाल ही में एक ऊर्जा कुशल एलपीजी स्टोव विकसित किया है जो कि हर परिवार प्रतिवर्ष कम से कम 1 एलपीजी सिलेंडर बचा सकता है। अगर भारत के हर घर में ये चूल्हा पहुंच जाए तो इससे वार्षिक एलपीजी की खपत को 2 मिलियन मीट्रिक टन तक कम किया जा सकता है और जिससे हर वर्ष विदेशी मुद्रा में 7,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही साथ ये कार्बन उत्सर्जन को भी हर वर्ष 6 मिलियन मीट्रिक टन तक कम कर देगा। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य ने। एक नई टेक्नोलॉजी, एक इनोवेशन के जरिए पेटेंट जिसको किया गया है, हमारे घर पे जो गैस बर्नर यूज होता है उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव लाया जा रहा है। कैसे, बात करेंगे अनिरुद्ध कुलकर्णी जिन्होंने ये जो बर्नर है, गैस बर्नर, उसको डेवलप भी किया है और बात करेंगे उनसे। आप बताइए कि क्या ये, कैसे ये अलग है और कैसे ये घर में जो लोग हैं जो उनको फायदा देता है। तो बेसिकली जो स्टोव अभी अवेलेबल है मार्केट में उसकी एफिशिएंसी 68% एंड जो हमने स्टोव डेवलप किया है उसकी एफिशिएंसी 74% प्लस। सो इट इज अराउंड लाइक इट विल सेव 10% एलपीजी कंजम्पशन। तो अगर कोई फैमिली है जो 9 सिलेंडर एवरी ईयर यूज कर रही है तो वो 1 सिलेंडर सेव कर सकती है। अगर आपका स्टोव और भी पुराना है तो इट कैन सेव 2 से 3 सिलेंडर ऑल्सो। हमने जो प्रोडक्ट जो है पेटेंट किया हुआ है इंडिया में एंड ऑल्सो हम अभी उसको बाहर भी पेटेंट कर रहे हैं इंडिया के, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट भी करना है उसका। अभी रिसेंटली उसका पेटेंट रशिया में ग्रांट भी हुआ है। तो इंडिया में भी और रशिया में भी ये पेटेंट ग्रांट हुआ, उससे आप कह रहे हैं कि 2 से 3 सिलेंडर भी बच सकता है। आप एक तरह से कोई फिगर, क्योंकि आप लोग बहुत सारा गैस बाहर से मंगवाते हैं, तो कुछ फिगर है कि कितना गैस आप लोग बचा पाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज कर आप लोग बचा पाएंगे? ओके, तो हमारे चेयरमैन सर ने स्टेटमेंट दिया है, अगर ये स्टोव इंडिया के सारे हाउस होल्ड्स में अवेलेबल हो जाता है तो वी विल सेव 1.7 मिलियन टन्स ऑफ एलपीजी कंजम्पशन, जो इसका इक्विवेलेंट है कि फॉरेन एक्सचेंज 7,000 करोड़ ऑफ रुपीज। तो 7,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा बचा सकते हैं। एलपीजी जो बाहर से निर्यात होता है उसमें भी उसको भी बचा सकते हैं। तो क्रांतिकारी तरीके से, और इन्होंने खुद इसको तैयार किया है। तो बीपीसीएल एक तरह से कोशिश कर रहा है कि एक जो कॉमन मैन है उसकी लाइफ में कैसे एक बदलाव लाया जा सके। कैमरा पर्सन मोहित जोशी के साथ मैं तापोश भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बेंगलुरु। तो इसके साथ इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।